अम्मा चौक, जिस अम्मा ने अपने बेटे के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, वहाँ चौक में बैठ के उन्होंने टोपलियाँ बुनी है, अपना घर पाला है, बेटा अब अच्छा बड़े आमदार हुए हैं और उन्होंने अम्मा के नाम से ही बहुत से अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं और उनको लगता है कि भाई अम्मा का चौक होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या परेशानी है भैया? अम्मा सबकी अम्मा थी। मैं भी 2006 से वहाँ का नगर सेवक था। जब अतिक्रमण वाले उनको हटाने आते थे तो वो मेरे पास में आती थी, रामू बेटा ये देख मेरे को अतिक्रमण वाले हटाने आ रहे हैं। मुझे अम्मा से कोई परेशानी नहीं है। कोई भी नेता बोलेगा, कोई भी बोलेगा कि एप्लीकेशन करेंगे और आप अगर उसके नाम से अगर चौक देते तो ये मेरे हिसाब से मेरे को गलत लगा, इसलिए मैंने उसका विरोध किया और उसको मुझे उसका कहीं भी दुख नहीं है। पॉलिटिकली किसी से मैं डरता नहीं। नमस्कार, सह्याद्रीचा राखणदार हे एक वृत्तपत्र आहे आणि त्याचं हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे। या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपण संवाद या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण विविध क्षेत्रातल्या लोकांचे इंटरव्ह्यूज कव्हर करत असतो, मुलाखती घेत असतो। आज आपण राजकीय क्षेत्रातल्या अशाच एका उत्तम व्यक्तिमत्वाची मुलाखत घेणार आहोत। यांची ओळख करून द्यायचं म्हणजे हे आहेत रितेश रामू तिवारी। टोपण नाव रामू तिवारी, रामू भैया असं म्हणून त्यांना पूर्ण शहर ओळखतं। रामू भैयांची सुरुवात 1995 पासून एनएसयूआयच्या युवा अध्यक्षापासून सुरुवात झाली। इतकंच नाही, त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस कमिटीचं अध्यक्षपद, त्यानंतर त्यांनी मला वाटते तुम्ही नगरसेवक होतात आणि महापालिकेमध्ये स्थायी समितीचे ते अध्यक्ष होतात। एवढंच नव्हे तर पालिकेचं नेतेपद पण त्यांच्याकडे होतं आणि आता ते काँग्रेस कमिटीचे शहर अध्यक्ष आहेत। हा त्यांचा एक जीवन प्रवास आहे। मित्रांनो, आम्हा कलावंतापेक्षा हे राजकारणीच खऱ्या अर्थानं कलाकार असतात, चांगले अभिनेते असतात। मला वाटतं आमचा अभिनय कमी पडेल पण राजकीय नेत्यांचा अभिनय मात्र कुठेही कमी पडणार नाही। तुम्हाला त्यांच्या उत्तरातनं कळेलच। आपण एक एक प्रश्न विचारून आपण त्यांना विचारणार सध्या काय स्थिती है, पण त्या स्थितीच्या आधी विचारूया, रामू भैया आप इस गांव में कब से आए हैं? देखिए, हमारे जो दादाजी थे जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते थे, पर आज के करीबन 80-85 साल पहले चिमरू क्रांति जब हुआ था, जब वो उस क्रांति में हमारे दादाजी ने इन्वॉल्व था, 1 महीना वो जेल में काटे। क्या बात, ये बातें तो पता नहीं चलती। आज हमारी चंद्रपुर शहर में ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरे दादाजी राजस्थान से बिलोंग करते, पर अब राजस्थान अलग रहेगा, हम महाराष्ट्र को बिलोंग करते, हम महाराष्ट्री है, हमको इतना मालूम है। वा वा, बघा किती महत्वाची माहिती। म्हणजे आपल्या भागातली ही जी व्यक्तिमत्व म्हणजे राजस्थानमधून आले पण आपल्या शहरामध्ये त्यांची पिढी चिमूर क्रांतीपासून हे आपलं कुटुंब आपल्या चंद्रपूरात कार्यरत आहे। तो इतकी चांगली महत्वाची माहिती सुद्धा आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून मुद्दामून ह्या मुलाखतीच्या माध्यमातून रामू भैया लोकांना माहीत झालं पाहिजे की रामू भैया कोण आहेत, म्हणून ह्या मुलाखतीचा घाट आम्ही सह्याद्रीचा राखणदार संवाद या कार्यक्रमातून सुरू केलेला आहे। पण भैया तुमची स्वतःची सुरुवात कशी काय झाली? का वाटलं कि या क्षेत्रात यावं, क्यों ऐसा लगा? 93-94 में मैं जनता कॉलेज में पढ़ रहा था और उस समय मैं नरेश बाबू से थोड़ा अटैच में आया था और एनएसयूआई के माध्यम से मैं कॉलेज के इलेक्शन वगैरह लड़ाता था। उस समय से मैं कांग्रेस में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। 95 से 99 तक मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था शहर का। 2001 में मैं नगर परिषद थी उस समय, तो उसका इलेक्शन लड़ा था जब बीता नगराध्यक्ष बनी थी। तो वो इलेक्शन में मैं पहला इलेक्शन था, यूथ था, 23 साल का था, तो मुझे ज्यादा इलेक्शन के बारे में पता नहीं था। 84 वोट से मैं पहला इलेक्शन हार गया था, सेकंड पे था मैं। उसके बाद में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 2012 तक था। 2006 में नगर सेवक बना, 2012 में नगर सेवक बना। उसके बाद में चंद्रपुर के दिग्गज जो राजकारणी है रमेश जी कोतपल्लीवार, उनको हरा के बीजेपी की महिला जो वनिता कांडे, उनको मैंने एक बार हराया। बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के मैं नगर परिषद और महानगर पालिका में पहुंचा था। और अभी 2020 से मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और इसके माध्यम से मैं राजकारण कम और समाजकारण ज्यादा करता हूँ। लेकिन भैया जो देख रहे हो फिलहाल में जो भारत देश में या राज्य में या अपने गांव में भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में ना सर ये गठबाजी जो चल रही है उससे नुकसान हो रहा है, हम लोग सीट नहीं निकाल पा रहे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का माहौल है एक अच्छा माहौल है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी आज 2014 के बाद में बीजेपी फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम उनसे लड़ने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। फाइनेंशियल वो इतने स्ट्रांग हो गए कि
एक एक वोट के वो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए तक खर्चा करते हैं। तो वो कांग्रेस की आज परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस फाइनेंशियल कमजोर हो रही है। और अभी पिछले दिनों 7 तारीख को हमारे राहुल जी गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिए, उसमें उन्होंने जो वोट चोरी का जो मुद्दा लिए है, वो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे वोट हमारे भी जो वोट है वो भी बीजेपी ट्रांसफर कर ले रही है चोरी के माध्यम से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो रहा है। पर गठबाजी तो आज बीजेपी में भी चंद्रपुर में इतनी गठबाजी है कि पूछिए मत। गठबाजी तो जहाँ पार्टी में घर में भी अपने अगर 5 लोग हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है। तो गठबाजी तो अब नहीं, लेकिन सर अभी जैसे जो अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो पडवेकर जी को 50,000 से अच्छे 50 से ज्यादा वोट, इतने अच्छे वोट थे। अगर लगता है कि पूरी ताकत झोंक दी होती तो शायद सीट निकल जाती। नहीं, सभी ने देखिए 2019 के इलेक्शन में महेश मिंडी जी जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको सिर्फ 14,000 वोट मिले थे। इस बार 85,000 वोट मिले। धनशक्ति के आगे हम थोड़ा सा कमजोर गिरे, इसीलिए हमारी सीट गिरी है। सर ऐसा लगता है हर पार्टी के पीछे ना एक बैकबोन होता है। जैसे मुझे लगता है अपना जो कांग्रेस सेवा दल था, वो कांग्रेस सेवा दल कुछ कम हुआ है, कमकुवत हुआ है, या उसका बैकबोन मिल नहीं रहा है। ये मैं तो साफ कहता हूँ कि सेवा दल हमारा कमजोर हुआ है। आज एनएसयूआई के माध्यम से जो हमारे को यूथ आने को होना था, वो आज एनएसयूआई हमारी कमजोर हुई है। तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल अध्यक्ष जो एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के, उन्होंने थोड़ा सा इसमें पुशअप करने को ना, क्योंकि जब तक एनएसयूआई से हमारे यूथ कांग्रेस में कोई नहीं आएगा, यूथ कांग्रेस से हमारे पेरेंट्स कांग्रेस में कोई नहीं आएगा, जब तक पार्टी बढ़ेगी कैसे? क्योंकि फ्लो ही हमारा एनएसयूआई है, मेन बोन ही हमारा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है। अगर वहीं पर अगर हम रुक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्या करना क्या चाहिए उसके लिए? अभी राहुल जी ने अभी जो इलेक्शन प्रोसीजर था कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, वो अभी बंद कर दिए और एक अच्छा कदम लिया उन्होंने। एक थोड़ा सा उनका कदम जो था वो थोड़ा सा कदम अच्छा था, पर कैसा वो भी एक फाइनेंशियल हो गया था। आज अगर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष लगना है, एनएसयूआई का अध्यक्ष लगना है, तो उसको लाखों रुपए लग रहे थे। तो ये एक इलेक्शन का जो प्रोसीजर उन्होंने बंद किया, उसको मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस लोगों से जुड़ना कम हुआ है ऐसा लगता है फिर भी आपको? जुड़ नहीं रही है जितना बीजेपी कार्यक्रम करती है, प्रोग्राम करती है। कांग्रेस में आज यूथ नहीं जुड़ रहा है। जिस हिसाब से बाकी पार्टियों में यूथ जुड़ रहा है, वो हिसाब से यूथ नहीं जुड़ रहा। क्योंकि हमारा, मैं बताया ना कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दो बोन हमारे है। तो जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हमारी कांग्रेस स्ट्रांग नहीं होंगी। तो आपके पास युवा नेता राहुल गांधी है। नहीं, राहुल गांधी जी है, पर वो जो नीचे के लेवल में जो होने को होना, वो यूथ हमारे ज्यादा नहीं आ रहे। तो इसीलिए यूथ के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन, ज्यादा से ज्यादा अगर महानगर पालिका है, विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यूथ युवकों को देने को ना, ये ऐसा मेरा सुझाव है। पार्टी प्लानिंग में कम पड़ रहे हैं भैया? क्योंकि मुझे जैसे लगता है कि ना, जब इलेक्शन पीरियड में इनकमिंग आउटगोइंग बहुत होती है, ये यहाँ के नेता वहां जाते हैं, वहां के नेता यहाँ आते हैं। हम लोग चुनाव के समय में सही आदमी चुनने में कुछ कहीं गलती हो रही है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये कैंडिडेट की जगह ये कैंडिडेट दिया होता तो शायद ये सीट निकल गई होती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए 2014 के बाद में देश की जो हालत है, ईडी सीबीआई सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ में। तो ईडी और सीबीआई के डर से कुछ हमारे अच्छे नेता लोग जो पूरे दिल्ली को, महाराष्ट्र को संभालते थे, वो बीजेपी में चले गए। तो ये इनकमिंग आउटगोइंग तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। अच्छे कांग्रेस के दिन आएंगे तो सब लोग वापस कांग्रेस में आएंगे। आज थोड़े से खराब समय चल रहा कांग्रेस का, तो ठीक है। फिर लेंगे क्या फिर से उनको वापस? मेरा तो मानना ही नहीं लेने को ना ऐसे लोगों को। अच्छा, आप बीच में एक मुद्दा बहुत आपने उठाया था, जो था कि अम्मा चौक, और उसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं हुई है। लोगों का ये कहना था कि जिस अम्मा ने अपने बेटे के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, धूप में वहाँ अपना चौक में बैठ के उन्होंने टोकरियाँ बुनी है, अपना घर पाला है, बेटा अब अच्छा बड़े आमदार हुए हैं, 2 टर्म वो चुन के आए, और उन्होंने अम्मा के नाम से ही बहुत से अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, और उनको लगता है कि भाई अम्मा का चौक होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या परेशानी है भैया? देखिए, मुझे अम्मा से कोई परेशानी नहीं है। अम्मा सबकी अम्मा थी। मैं भी 2006 से वहां का नगर सेवक था। जब अतिक्रमण वाले उनको हटाने आते थे तो वो मेरे पास में आती थी, रामू बेटा ये देख मेरे को अतिक्रमण वाले हटाने आ रहे। तो मेरे को अम्मा से कोई परेशानी नहीं है। वो अम्मा चौक बन रहा था, गांधी जी का पुतला है वहां से सिर्फ 15 मीटर पे, पुरातत्व का मंदिर है, मुरली मंदिर वहां से 10 मीटर पे। इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी हुआ 7 मंजिली बिल्डिंग, वो सुभाष चंद्र जी बोस के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। और
देखिए, अम्मा का मैं मान सम्मान कर, आप उनकी जो भी सोशल एक्टिविटीज है अम्मा के नाम से, मैं उसका स्वागत करता हूँ, उन्होंने करने को ना। पर जो अम्मा का चौक था, वो अम्मा का चौक उन्होंने वहां नहीं बनाना था, ये ऐसे मेरा सुझाव था कि उन्होंने नहीं करने को ना। तो उसमें जो आयुक्त साहब ने भी जो ठहराव लिए इतनी जल्दी तो चौक बनाने का, क्या मैं उनका भी विरोध करता हूँ। और ऐसा रहेगा तो सभी मैं भी मेरे माँ के नाम से बोलूंगा कल, क्योंकि मेरे पिताजी ने 240 बार रक्तदान किया है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उन्होंने रक्तदान किया। मैं कल को बोलूंगा मेरे पिताजी के नाम से चौक बनाओ। कोई भी नेता बोलेगा, कोई भी बोलेगा कि एप्लीकेशन करेंगे और आप अगर उसके नाम से अगर चौक देते, तो ये मेरे हिसाब से मेरे को गलत लगा, इसलिए मैंने उसका विरोध किया। और मुझे उसका कहीं भी दुख नहीं है। और नहीं, चौक से आपको दुख नहीं है क्या? उस जगह पे चौक नहीं होना चाहिए, इससे दुख है? नहीं, होने कोई क्यों ना। अगर आमदार आज आमदार है तो वो अपनी माँ का चौक बनाएगा, तो कल को और कोई बनाएगा। यानी वो वहां जगह नहीं, कहीं भी माँ के नाम से होने का। कई ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर है। हमारे नरेश बाबू फुगलिया की जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने उनका भी नाम का चौक मांग सकता है। तो मेरा ये बोलना है कि आप आमदार है, बनाना है तो कोई अच्छे फ्रीडम फाइटर के नाम से बना देते। कोई नेता है जो देश के लिए जिससे कुर्बानी दिया उसके नाम से वो बना देते, रानी हीराबाई के नाम से बना देते, तो वहां हमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो रहते कि वही के लोगों की डिमांड थी, उन लोगों ने ही बोला था कि होना चाहिए। ऐसे कई महानगर पालिका में आप जाके पता कीजिए, कई एप्लीकेशन ऐसे पड़े जो राष्ट्र नेताओं के नाम से चौक है, कई है, पर महानगर पालिका ने कभी ठहराव मंजूर नहीं किए। पर ये 23 जनवरी को एप्लीकेशन देते हैं और 12 फरवरी को ठहराव मंजूर हो जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। यानी आपके पास में सत्ता है, पावर है, तो आपने कुछ भी करना। तो ये मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर आपके ऊपर बहुत टिप्पणियां हुई, यानी बीजेपी अध्यक्ष हो या फिर हमारे। नहीं, बीजेपी अध्यक्ष के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, पर कैसा है, उनको धड़ का इतिहास नहीं मालूम। वो कहते हैं कि गांधी चौक से 50 मीटर पे मिलन चौक है, कस्तूरबा चौक से 50 मीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चौक है, और मिलन चौक है, गिरनार चौक, है नाम महानगर पालिका ने ठहराव लेके नहीं दिया है। ये एक वहां पर होटल थी या जो भी था, तो उसके कारण वो फेमस हुआ, उसके लिए लोग बोलते। महानगर पालिका ने ठहराव लेके कोई चौक थोड़ी बनाया, गिरनार चौक या मिलन चौक। तो उनका इतिहास, तो मैं इतिहास के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अपन जरा अलग मुद्दा लेते हैं। नवंबर दिसंबर में चुनाव आने वाले, क्या स्ट्रैटेजी है भैया आपकी, क्या रहनी चाहिए? नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी तो अभी, अगर कांग्रेस की बात कर रहे होंगे तो हम तो अभी हर प्रभाग में 17 प्रभागों में हम एक 50-50 लोगों की टीम बना के हर घर में पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आने वाली अगर महानगर पालिका हमें जीतना है तो हर तरह से हमको ताकत से भिड़ना पड़ेगा, तन मन धन से। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हर घर में हम पहुंचे पहले तो। और हमारी जो शहर कांग्रेस के नाम से, जो शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम जो भी महानगर पालिका के विरोध में, आज अमृत योजना है, लाइट की व्यवस्था है, कई ऐसी जो प्रॉब्लम्स वाले है, सड़कों का प्रॉब्लम है, गड्ढों का प्रॉब्लम है, उस और हमारा आंदोलन के माध्यम से आयुक्त को हम बताते हैं। अभी जो फिलहाल में जो मुद्दा फिलहाल में पूरे भारत में है, जो फॉल्स वोटर, उसके बारे में आप क्या करोगे चंद्रपुर के लिए? क्योंकि चुनाव में फिर से वही चीज होने वाली है, होगी, तो आप क्या करने वाले हैं? हमारा भी अभी हम जल्दी से घर घर अभियान में लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह वोट चोरी हो रहा है, कैसे वोट कम किए जा रहे हैं। आज बिहार में ले लीजिए, आप बिहार में 65 लाख वोट कम कर दिए एकदम। राहुल जी के ने कई मृत्यु आदमी के साथ में चाय पिए, आपने देखे होंगे चैनलों पे कि कई सैकड़ों लोग उनके घर पे आके चाय पी के, जो जिनको मृत घोषित किया गया है। तो ऐसी जो है, तो उसके विरोध में हम अभियान चलाने वाले हैं। नहीं, अभियान चोरी किया, लेकिन मुझे ये कहना है कि चुनाव होने के बाद हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नहीं, चुनाव होने के पहले हम वोटर लिस्ट अगर हमें मिलती है या मालूम होती है तो हमें उसको वेरीफाई पहले ही नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना, वो तो हम अभी हमने हमारे तरफ में बीएलए है पूरे 600, हमारे चंद्रपुर शहर में 301 बूथ है, हमारे करीबन 301 बीएलए है। उनको हमने काम पे लगाया कि जैसे अगर वोटर लिस्ट आती है तो पहले एक एक घर में जाके आप वो करिए, चेक कीजिए कि कहाँ पर कितने वोटर है, कितने लोग चले गए, कितने लोग है वहां पर। तो ये हमारी प्रोसीजर चालू है।
ऐसा तो नहीं ना, लोग बोलते हैं अभी फिलहाल में चर्चा दोनों तरफ से लोग बोलते रहते हैं कि आप हार गए हो इसलिए आप कहते हो कि वोट चोरी हुई है, अगर आप जीते नहीं, होते नहीं, तो राहुल गांधी जी ने पूरा प्रेजेंटेशन करके बताया है, कोई फॉल्स बताया नहीं। जो डाटा था उनके पास में चुनाव आयुक्त ने दिया वाला डाटा था, 6 महीने एक विधानसभा को उनको लगा है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि टूटे छूटे कुछ भी आरोप कर देना। और कांग्रेस का की विचारधारा नहीं कि झूठ बोल के राजकारण करे, ये बीजेपी का काम है। देखिए सालों से ना भैया मैंने देखा है, हाँ, आप लोग भी देखते आ रहे हो, आप तो राजकारण में, हम लोग भी वही देख सोचते हैं हमेशा कि वही मुद्दा होता है, वही सड़क का मुद्दा होता है, वही पानी का मुद्दा होता है, वही नाली का मुद्दा होता है। यानी हम अभी मरने के समय जाते थे समय भी वही मुद्दे आ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुद्दे के लिए क्या करना है? कितने सालों से लेकर सड़क नहीं बनती है, फिर वही नाली की समस्या होती है। वो हर काल में होती है, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी काल में होती है, वो तो कांग्रेस के काल में भी रही है, वो सेना के काल में भी रही है, सभी काल में होती है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लोगों का फायदा हो। रास्ते तो बनने की जो ना, पर सबसे बड़ा अगर मेरा विचार है कि महानगर पालिका अगर हमारी आती है, कांग्रेस की आती है, तो हमारा सबसे बड़ा 2 चीजों पे हमको काम करना है। एक तो मेडिकल और दूसरा हमारे को शिक्षण। मेडिकल हमारा यहाँ पर कोई भी एक 7 PSC है, पर उसमें जो सुविधा देने को ना हम महानगर पालिका बोल के नहीं दे सक रहे। तो हमने 100 बेड का कम से कम महानगर पालिका खुद का एक हॉस्पिटल बनाने को ना, ये एक मेरा व्यू है। और दूसरा, जितने भी हमारे स्कूलें चल रही है, 19 भी आज के तारीख में संख्या कम हो गई है। मेरे टाइम पे 39 थी, अभी शायद 22 या 23 स्कूलें रहेगी। तो हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने को ना, एक मॉडल स्कूल बनाने को ना, उसमें कॉन्वेंट बेसिक पे अपन ने लोगों को शिक्षण देने को ना। आज क्योंकि मराठी और हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी है, तो इसीलिए अपने को कॉन्वेंट बेस पे धरती पर एकदम कम लोगों से फीस लेके एक हमको अच्छा मॉडल स्कूल बच्चों को देने को ना, शहर के बच्चों को, और एक मेडिकल इसका, ये 2 चीजें मेरे जहन में मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, ऐसा लगता है आपको कि इस बार आप चुन के आएंगे? 2 चीजों पे मेरा फोकस, अगर हमारी महानगर पालिका आती है और आएंगी, जो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आएंगी और लोगों ने, जनता ने चाही तो जरूर आएंगी। तो ये मेरा फोकस है कि 2 चीजों पे हमने ज्यादा काम करना। तो भैया आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? ऐसा तो कोई अपनी महत्वाकांक्षा बताता नहीं है। नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। बाकी कुछ ऐसी मेरी पर्सनल महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। मैंने हर पद भोगा है। मैंने पार्टी के संगठन के NSU, यूथ कांग्रेस, पेरेंट कांग्रेस, मैंने नगर परिषद में नियोजन सभापति था, स्टैंडिंग सभापति 2 साल रहा, सभागृह नेता 2.5 साल रहा। तो मुझे ऐसे पद का कुछ लालच नहीं है और ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं ये बन जाऊंगा तो बहुत ऊपर चले जाऊंगा। मेरी एक लोगों की, जनता की सेवा करने का एक महत्वाकांक्षा है बस। आप पे भी आरोप लगा था कि आप भी बीजेपी में शामिल हुए थे। 2012 में कुछ हमारे गुरु है आदरणीय नरेश बाबू पुगलिया, उनसे कुछ राजकीय मतभेद होने के कारण हमारे 12 लोगों की टिकटें उस समय में काट दी गई थी। तो दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो कुछ लोग BSP में गए, कुछ लोग बीजेपी में गए। तो मैं भी 1 साल के लिए बीजेपी का चक्कर मार के आया हूँ, उसमें कोई 2 राय नहीं है। पर वो विचारधारा मेरी विचारधारा मेरे खून में कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा है। इसीलिए मैं 1 साल के ऊपर वहां टिक नहीं सका, जबकि वहां पर सत्ता में बीजेपी थी। लोग सत्ता के पीछे भागते हैं। सुधीर बाबू फाइनेंस मिनिस्टर थे और बीजेपी की सत्ता थी वहां पर, फिर भी मैंने सत्ता को छोड़ के, क्योंकि मेरे को सत्ता का लोभ नहीं है, मेरे को समाज सेवा का और अपनी विचारधारा का वो था, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आया। वो गलती था, 1 साल के लिए चले गया था, ये मैं गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना भैया पूरे चंद्रपुर जिला में या चंद्रपुर शहर में आपका जो कार्यालय है कस्तूरबा रोड पे, और जहाँ आपका नाम लिखा है अपना कांग्रेस कमेटी का ऑफिस करके, और आपका प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दुख है, कितनी मेहनत है। क्योंकि ना भैया आम इंसान को भी वहाँ वो रोज दिखता है नाम, वो चेहरा रोज लोग पहचानते हैं। नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ लोगों की, ऐसा कोई दुख तो है नहीं। कहीं कभी कभी पार्टी लेवल पे या कभी छोटे मोटे गढ़बाजी के इसमें थोड़ा किसी से मनमुटाव रहता है, तो ऐसा कोई मनमुटाव कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हिसाब से। बाकी तो ऐसा कुछ दुख की ऐसा कुछ है नहीं। पार्टी के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं और ताकत से काम कर रहे हैं।
आपके जैसे ऐसे लोग जुड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा आपको लगता है हमेशा? एएनयू से और कांग्रेस सेवा दल अगर फिर से एक्टिव हो जाए तो इस कांग्रेस के और अच्छे दिन अच्छे दिन आएंगे। आएंगे पक्का, ऐसा बिल्कुल। लगता है। अच्छे दिन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से है। भैया, राजकीय जीवन बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, इस स्ट्रेस को भगाने के लिए आप क्या कहते हो, क्या करते हो? सवेरे 10 बजे से रात के 12 बजे तक, एक बार अगर मैं ऑफिस घर से निकलता हूँ तो रात के 12 बजे ही पहुंचता हूँ। उसके बाद में छोटी सी नातिन है, चंद्रपुर में दिवाली है, तो उससे बात करना, ये एक बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आधा रिलीफ हो जाता हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि वो छोटी सी 2 साल की नातिन है मेरी, उससे मिलने के बाद में और उससे वीडियो कॉलिंग पे बात करने के बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आधे से ज्यादा स्ट्रेस अपना खत्म हो गया। वाह, यानी बच्चों में आप घुल मिल बस जाते हो। बस वो एक रोज का रहता है कि 12 बजे के बाद में जाने के बाद में नातिन से बात करने का, और उससे उससे थोड़ा सा 5-1 मिनट बात की, अच्छा तो अच्छा लगता है, स्ट्रेस कम हो जाता। भैया, आप फूडी हो? बहुत ज्यादा फूडी हो। क्या पसंद करते हो खाने में? चंद्रपुर का एक भी ठेला ऐसा नहीं जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। फिर वो क्या ब्रेड खा- पकौड़ा रहो, पोहा रहो, सवेरे का पोहा रहो, मधु का ब्रेड पकौड़ा रहो, या जो भी समोसा कचौरी, ये तो मेरा रेगुलर नहीं खाया तो उस दिन ही नहीं निकलता मेरा। लेकिन इससे फिटनेस पे फर्क पड़ेगा, हमें काम करने में एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए, मेरे को छोटी सी उम्र में, 36 साल की उम्र में मेरे को कैंसर हो गया था। बाप रे। ऊपर वाले ने वहां से निकाला, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से मैं वहां से निकला। आज 13 साल हो गए। ऊपर वाले ने जितने दिन दिया है उतने दिन जीना है, और जो दिन की तारीख निकलेंगे वो दिन जाना है, तो डरता नहीं हो, जो है वो चलो वाला चलता है बस। इसके लिए किसी गुरु की ताकत मिलती है आपको? कहीं आप किसी गुरु को मानते हो? नहीं, गुरु को तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भगवान है मेरे, मैं जिनको, हमारे जो गुरु है रामदेव बाबा जो है राजस्थान में हमारे हाँ, आप भगवान है। जाते भी हो उनकी तरफ? हाँ, मैं 25 सालों से हर साल 31 और 1 तारीख वही मनाता हूँ। अच्छा। तो मैं 25 सालों से वही 2 दिन के लिए तो वहां जाते ही हूँ, 31 और 1 तारीख को। और उनकी ताकत रहती है। 50 साल का होने का ऊपर सभी बीमारियां है, शुगर है, थायराइड है, वाह। कैंसर से निकला हो, सभी बीमारियों से जूझ रहा हूं, पर डरता नहीं, जो होगा देखे जाएंगे। आपका जैसे स्पिरिचुअल गुरु है, वैसे राजकीय जीवन में भी कोई गुरु जिसे आप मानते हो? मेरे राजकीय गुरु नरेश बाबू पुलिया थे, जिन्होंने मुझे राजकारण सिखाया है। वो पहले भी राजकीय गुरु थे, आज भी मेरा राजकीय गुरु वही है। नेता आते हैं चले जाते हैं, और राजकीय गुरु मेरे वही है, नरेश बाबू पुलिया। भैया, आपने नाती के बारे में तो बताया, लेकिन पूरे फैमिली के बारे में कितने लड़के लड़कियां हैं? यानी ये जो नाती आप बोलते हो, लड़के की है कि लड़की? एक बड़ी लड़की है मेरी, जो 97 में जो उसका जन्म हुआ था, और एक 2 जुड़वा बच्चे मेरे को 2000 में हुए थे। अरे वाह, ट्विंस बच्चे। अच्छा। एक लड़की हुई थी, एक लड़का हुआ था उसमें। अरे वाह। दोनों लड़कियों की शादियां हो गई है, एक चंद्रपुर में दी वाली है, एक पुणे में दी वाली है। लड़का मेरा जर्मनी में, वो एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में एमएस करने के लिए जर्मनी में है। तो जर्मनी जाना होता है कि नहीं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पॉलिटिकली केसेस 23 केसेस आंक पे रहने के कारण जर्मनी क्या कहीं भी नहीं जा सकता। अभी मेरी भतीजी की सगाई हैदराबाद में हुई। हाँ। उनका कहना है कि अपन श्रीलंका या फॉरेन में जाके शादी करेंगे, तो मैंने बोला यार मैं कैसे आऊंगा वहां पर। 23 एक हाथ केस रहता तो मैं भी परमिशन वगैरह लेके जा सकता। 23 केसेस में, कोई रामनगर में, कोई यहाँ पर है, कोई पडोली में है, तो मैं तो बोला मैं तो सोच भी नहीं सकता आने का शादी में। यानी ये जो केसेस है वो पॉलिटिकली राजकीय जीवन के अलंकार है आपके? हाँ, अलंकार है, ये मेडल है। मेडल है आपके लिए? मेरे लिए मेडल है। यानी बहुत खड़तर जिंदगी रहती है पॉलिटिक्स वालों की। हाँ, बस अभी क्या है, यूथ कांग्रेस के समय में ज्यादा केसेस से 17-18 केसेस से, अभी अध्यक्ष बनने के बाद में अभी 5 साल में और 4 केसेस आंक पे होगी, तो ऐसे 23 केसेस आंक पे चल रही है। तो जाने का सोच भी नहीं सकता जर्मनी। सब आंदोलन की केसेस होंगे ना? वो, हाँ, सभी आंदोलन की केसेस। आंदोलन अगर सब बस काले झंडे, पीले झंडे, ये वो बस। कभी जेल मुक्काम नहीं हुआ ना? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन विरोधियों ने फिर ताकत लगाई होगी ना कि आपको जेल पहुंचाया जाए वगैरह। यूथ कांग्रेस में मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव था। अभी तो वो रामू तिवारी ने बहुत शांत रामू तिवारी हो गए। 10% भी एग्रेसिव था वो जो था यूथ
के समय में वो नहीं है। अभी रामू तिवारी थोड़ा शांत हो गया है। बहुत से परिवर्तन भी आते रहते जिंदगी में। वो परिवर्तन संसार का नियम है, वो हिसाब से। लेकिन आप पहले ही आपने बोल दिया कि मैं किसी से डरता नहीं। नहीं, डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, सिर्फ मेरे पिताजी को छोड़ के। अच्छा, पिताजी से डर अभी भी लगता है? हाँ, पिताजी का डर और रिस्पेक्ट जो है वो आज भी है। बाकी मैं पॉलिटिकली किसी से मैं डरता नहीं। इज्जत सब नेताओं की करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर मैं डरता किसी से नहीं। कभी पिताजी से मार नहीं पड़ी क्या आपको? एक आध बार पड़ी है, क्योंकि मैं ऐसे काम ही नहीं किया कि मेरे को मार पड़े। एक आध बार पड़ी है बस। अरे आप रीति रिवाज को मानते हो, सबको, वो सबका आदर सत्कार मैं करते हो? सभी धर्म को मानने वाला आदमी हूँ। अच्छा। मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं दरगाह में भी जाता हूँ, मस्जिद में यानी दरगाह में भी जाता हूँ, हर जगह में जाता हूँ, और मैं अपने धर्म को भी मानता हूँ। तो जब आप वो सब लोगों को लेके जाते हो, सभी धर्मों के लोगों को सभी लेके जाते सभी सभी धर्म के रहते हैं उसमें। हो? कभी हिंदू प्रॉब्लम नहीं? हिंदू मुस्लिम एससी समाज के भी रहते हैं उसमें। मेरे दोस्त जो एससी समाज के हैं वो भी मेरे साथ में रहते हैं। स्थिति बदलेगी ऐसा लगता है? बदलेंगे। मुझे अपने नेता पे विश्वास है कि 2029 तक देश की हवा और माहौल चेंज होगा। एक घरानेशाही का आरोप हमेशा कांग्रेस पे होता है, वो चीज चंद्रपुर में भी होती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं। चंद्रपुर में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं मेरे को। हंसराज भैया का लड़का कोई ऐसा पॉलिटिक्स में ज्यादा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अपने समाज माध्यम से, कमल स्पोर्टिंग के माध्यम से वो काम करता है। नरेश बाबू के लड़के भी एक बार विधानसभा लड़े, और ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा मेरे को चंद्रपुर जिले में पारिवारिक। और परिवारवाद तो कांग्रेस पे लोग आरोप करते हैं, बीजेपी में नहीं है क्या? पूरा अगर इंडिया में अगर देख लिए तो आज कम से कम 100 सांसद और 1000 आमदार ऐसे निकल जाएंगे जो जिनके माता पिता कुछ ना कुछ आमदार खासदार थे, वही आज आमदार खासदार है। पूरा बीजेपी अगर देखेंगे तो परिवारवाद क्या सर, देखते समय मेन स्ट्रीम देखते ना, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। और उनको गांधी परिवार से उनको ऐसा लगता है कि गांधी परिवार ही परिवारवाद करता है। अरे भैया, उनके शहीद घर से 3-3 लोग शहीद हुए हैं, 3-3 लोग प्रधानमंत्री बने हैं। जब तक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जब तक इंदिरा जी शादी खासदार भी नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बच्ची को उन्होंने खासदार, जब तक वो थे जब तक उन्होंने खासदार बनाया उनको। वो जाने के बाद ही, उनके बाद में भी वो प्रधानमंत्री इंदिरा जी नहीं बने थे, उनके बाद में बने थे वो। लेकिन सर ये सब चीजें ना लोगों तक पहुंचती नहीं है। आप लोग पहुंचाने में कम देखिए, गिर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं, लगता है, नहीं, क्योंकि ना इसके बारे में इतने गलत मीम्स बनते हैं, नहीं, इतने नहीं, गलत कैसा direction है से बताया अभी, जाता है। अभी कैसा है, अभी जो इतिहास है ना वो व्हाट्सएप हिस्ट्री चालू हो गई, व्हाट्सएप इतिहास तो बता रहे हैं। आपको किसने मना किया है इसको नहीं तो- डिफेंड करने के लिए? नहीं, डिफेंड कर रहे हैं ना। अभी अभी सोशल मीडिया, हमारी भी अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गई है। आज अच्छे हमारे प्रवक्ता है, अच्छे हमारी भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। नहीं, ये जो अभी आपने जो मुद्दा बताया नेहरू जी के समय या इंदिरा गांधी जी के समय या सरदार पटेल और नेहरू जी के बारे में भी बोला, बहुत सी बातें बोली जाती है व्हाट्सएप पे, बहुत गलत गलत चीजें आती है, ये हिस्ट्री को तोड़ मोड़ जाती है। लेकिन आप नहीं उसको करेक्ट करके बताना ये चाहिए। ये देखिए, बीजेपी का काम ही पूरे इतिहास को बदलने का रहा है। आज तक का इतिहास देख लीजिए आप, तो उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने लाइन पे चल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया का इतना ये आ गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी उनको काउंटर कर रहे हैं। पर हम कांग्रेस सच्चाई पे विश्वास करते हैं, वो झूठ पे विश्वास करते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपको भी तो लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना नहीं, पड़ेगा। कर ही रहे ना। अभी हमारे प्रवक्ता है, अच्छी टीम है, प्रवक्ताओं की अच्छी टीम है, और सोशल मीडिया पे कांग्रेस भी अच्छा ध्यान दे रही है। तो फर्क दिखेगा थोड़े दिनों में, फिर फर्क आगे दिखेगा। चुनाव में ना सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम करने वाला है। हाँ, तो वही इसीलिए जैसे आज हम ये इंटरव्यू भी ले रहे हैं, इंटरव्यू का भी इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक, क्योंकि आज लोगों घर में बैठ के नहीं, आज घर सबके पॉकेट में मोबाइल आ गया, मोबाइल में देखने नहीं। सोशल मीडिया आज तो सभी राजकारणी रहो या आम जनता रहो, सोशल मीडिया बहुत जरूरी चीज होगी। आज हम शहर कांग्रेस के नाम से अगर आंदोलन लेते तो उसमें हमारे जो मैक्सिमम कार्यकर्ता रहते, 300-400 कार्यकर्ता, वही आंदोलन में रहते। भारतीय जनता पार्टी भी अगर आंदोलन करती तो उतने लोग रहते, पर वो आंदोलन को हम किस तरह हजारों लोगों में पहुंचा, तो ये सोशल मीडिया ही काम करता है ना हमारा। सोशल मीडिया के माध्यम से आज का राजकारण थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है। भाई, आप हर इंसान के जीवन में ना उसकी फैमिली बहुत जरूरी होती है। फैमिली ही बैकबोन होता है, जिसके अगर वो सब ठीक है
तो हम बाहर जाके अच्छा काम कर सकते हैं। तो कैसी है आपकी फैमिली, यानी सपोर्टिव है या उनको भी चिढ़ आती है राजकारण से लेकर, कि ऐसा कुछ है या नहीं, हमेशा कोऑपरेटिव रही है फैमिली? नहीं, ये मेरी फैमिली मुझे हर इसमें मदद करती है। खासकर मेरे पिताजी जो है, जो महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा ब्लड रक्तदान देने में सबसे आगे थे, 240 बार। उनकी मेरे को ताकत ज़्यादा रहती है, घर वाले की ताकत रहती है कि मिसेज जो है मेरी दिन भर काम करती है, बच्चों को संभालती है, फिर भी उसका रात में जाने के बाद में ऐसा नहीं रहता कि गुस्से में है या क्या है, तो उसके कारण मेरे को ताकत मिलती है। तो माता जी, पिताजी और मिसेस और मेरी जॉइंट फैमिली है, 6 भाई है, यानी मैं सब तो साथ में रहते सब अंकल वगैरह सब पकड़ के अच्छा। 6 भाई है, तो सभी मुझे सहयोग करते हैं राजकारण में, और कोई विरोध नहीं करता है मेरा। यानी ऐसी फैमिली मिलना हाँ, नसीब लगता और है। अभी ये समय में, इसमें। ये समय में, क्योंकि अभी लोग तो जितना अपने आप को अलग करना चाहिए उतना बिल्कुल। सोचते हैं, उस समय में आप पूरे फैमिली के साथ रहते हो, बिल्कुल। यूनिटी में आप विश्वास रखते हो, उसका मतलब। बिल्कुल। आपके क्या क्या हॉबीज है? नहीं, हॉबीज तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने का फूडी तो आपको बता ही चुका मैंने। एक मेरा बहुत ज्यादा हॉबी थी कि मैं ब्लड देने का काम जो करता था, रक्तदान, पिताजी से मैंने सीखा था। 2012 से मेरा जब जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद से मैं ब्लड देना बंद कर दिया। तो एक मेरे को है ना, बहुत बुरा लगता है कि जब कोई रक्त देता है तो मैं नहीं दे सकता, मुझे बहुत बुरा लगता है उसका। मेरी हॉबी थी, यानी मैं महीने में एक बार भी ब्लड दिया था। कई बार अगर कोई पेशेंट, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था मेरा, तो कोई भी पेशेंट आता था तो मैं उसको ना नहीं बोलता था, फिर चाहे मैं 1 महीने में ब्लड दिया या 2 महीने में दिया। तो जो हॉबी थी, वो मेरी हॉबी खत्म होने के कारण दुख लगता है। कभी आजकल ब्लड कैंप लेने को मेरे को डर लगता है कि लोगों का ब्लड निकाल रहा हूँ, खुद नहीं दे सक रहा। तो अभी फिलहाल में हम जिस चंद्रपुर में रहते हैं, जहाँ ताड़ोबा है, यानी बहुत पेड़ पौधे हैं, आज भी वो ऐतिहासिक शहर है जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई है। इतना ही हुई नहीं कि तो हमारे पास अच्छे किले, रानी हीराई का किला, इतना अच्छा किला, गोंड राजा का किला है, बहुत से साधन है। अभी जो यानी प्रदूषण, ये सब जो चीजें चल रही है, अगले 10 साल में हम इस चंद्रपुर को क्या देखते हैं और क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, प्रदूषण तो ऐसा है कि प्रदूषण और आगे बढ़ने वाला है, कम तो होने, क्योंकि इतनी इंडस्ट्री जा रही है, गडचिरोली में इंडस्ट्री जा रही है, चंद्रपुर में इससे स्टील का पावर प्लांट इतने आ रहे हैं। पोल्यूशन को हम कम करने के लिए क्या करने को ना, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक ये ऊपर लेवल से अगर कुछ होता नहीं है पोल्यूशन के बारे में, तो जब तक हम जो छोटे कार्यकर्ता है, छोटे पॉलिटिशियन, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये ऊपर लेवल से, महाराष्ट्र लेवल पे, दिल्ली लेवल से इसके लिए, पोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ करने को ना। और चंद्रपुर कैसा होने को ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रपुर 2 हिस्से में बढ़ गया है अभी। एक हिस्सा अपना गेट के अंदर का ओल्ड सिटी है, एक नई सिटी है। तो जब तक अब तक कलेक्टर ऑफिस हो गया, तहसील ऑफिस हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये जब तक हम माड़ा, कोसारा, दातारा में अगर इसको शिफ्ट नहीं करते, जब तक हमारा ट्रैफिक कंट्रोल ये वो कम नहीं होगा। क्योंकि आज सिटी में जो कुछ है वो सिटी के अंदर ही बढ़ रही है, बाहर जैसा बढ़ने को ना। जब तक ये बड़े बड़े कलेक्टर ऑफिस हो गया, बाकी मार्केट्स हो गए, बड़े बड़े मार्केट्स हो गए, सब्जी मार्केट हो गया, बाकी स्टील मार्केट हो गया, ये जब तक अपन ट्रांसफर दातारा या कोसारा में जहाँ नहीं करेंगे तो पब्लिक अपनी वो नहीं होंगी। उसके बाद में शहर के अंदर भी जब तक हम रोड वाइंडिंग वगैरह नहीं करेंगे, कुछ तो भी सख्त कार्रवाई हमको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम रोड वाइंडिंग नहीं करेंगे, छोटी छोटी गलियों को थोड़ा सा बड़ा स्पैन नहीं करेंगे, जब तक शहर सुधर नहीं सकता। आज 4 व्हीलर डालना यानी सर्कस वाला काम हो गया चंद्रपुर की 4 दीवारी के अंदर। कल को ऑटो भी डालना मुश्किल हो जाएगा, 2 व्हीलर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पार्किंग जोन बनाना पड़ेगा अपने को। दूसरे, रोड स्पैन करे सिवा कुछ भी अपने को होने वाला है नहीं। जब तक दो रोड का अपना गांव है, उसको अपने को स्पैन करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग नाराज होंगे, पर हजारों लोग उसमें लोग अच्छा बोलेंगे कि आपने कुछ काम किया बोल के। तो स्पैन करना जरूरी है। तो सबका साथ, सबका विकास चाहिए। सबका साथ, सबका विकास चाहिए। आपके राजकीय संबंध सभी पार्टियों से अच्छे हैं या कटुता है? कुछ लोगों से कटुता रहती है,
नहीं, नहीं तो हमने ऐसा सुना है कि बड़े लोग हमेशा अच्छे रहते हैं, नीचे के कार्यकर्ता में बहुत से झगड़े होते हैं। नहीं, मेरे तो मेरे राजकीय गुरु से मेरे राजकारण के चक्कर में थोड़े से संबंध बिगड़े, कभी सुधीर बाबू से बिगड़े, कभी अभी जुर्गेवार जी से पर्सनल मेरे संबंध अच्छे भी रहने के बाद भी बिगड़ जाते हैं, क्या कर सकते उसके लिए? उससे आपको नुकसान होगा ऐसे डर नहीं लगता है? क्या नुकसान हो, नुकसान करके क्या कर लेगी? मेरे को सेवा करना है, सेवा तो कोई रोक नहीं सकता। आज पद है, कल पद नहीं रहेगा। पद पद भी अगर मेरे कांग्रेस के भी अंदरूनी जो अगर कुछ लोग होंगे मेरे विरोध में अगर होंगे तो मैं क्या, अमर पट्टा तो लिखा के लाया नहीं हूँ। पद आज है कल नहीं रहेंगे, रामू तिवारी तो रहेगा। नहीं, नुकसान किसको डर है? जिसको अपेक्षा रहेगी कुछ कि अगर मैं कोई नगर सेवक बनूंगा तो उससे मेरे को पैसे खाना है या कुछ खाना है, तो मेरे को डर रहेगा। मेरे को कुछ करना ही नहीं है, वो चीजें करना ही नहीं है, और मेरी अपेक्षा है कुछ है नहीं। 2 रोटी खाता हूँ, 1 समोसा खा लिया शाम में, तो खाना नहीं खाता हूँ। तो ऐसा कुछ अपेक्षा भी नहीं है कि मैं रोज जाके कोई 5 स्टार होटल में बैठ रहा हूँ कि बाकी की शौक है। तो साधारण शौक है, 10-15 रुपए का समोसा खाया तो पेट भर जाता है, बाकी ऐसा कुछ शौक है नहीं। वाह. मंडळी, या धक्काधक्कीच्या आयुष्यात असंही व्यक्तिमत्व सापडणं फार कठीण असतं. त्याचं अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे रितेश रामू तिवारी. इतका मोठा इतिहास आणि इतक्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी अशा नेत्यांकडे असतात हे आपल्याला काही माहीत नसतं. मी सह्याद्रीचा राखणदार या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचं मनापासून आभार मानतो की या संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक माणूस जाणून घेताना ज्या काही गोष्टी त्यांच्याकडनं कळल्या की सोशल असण्यासोबत राजकीय वैर आलंही तरीही आयुष्यात काम करत राहायचं असतं, हे मात्र तुमच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. कारण की कॅन्सरसारख्या बिमारीला हरवून ते पुन्हा ताकदीने जोमाने आपल्या क्षेत्रात पाय रोवून उभे आहेत. तुमचं मनापासून आभार. तुमच्या पुढच्या अनेक वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभकामना. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाला यश मिळावं, आणि आपण जरी मानत नाही आहात की आपल्याला काही मोठं पद मिळावं, पण आपणही चांगल्या मोठ्या पदावर राहावं, अशा खूप साऱ्या शुभकामना आम्ही आमच्यातर्फे तुम्हाला देतो. धन्यवाद आपका.